चुनाव हारने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। हमारी पंचायत से ही दिक्कत है, और भाई दिक्कत है तो राखियो, हमारा तो काम और दिक्कत पैदा करेंगे। भी तो शुरुआत करी दिक्कत पैदा करने की, क्या बात है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया। वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरठ के सकौती टांडा में हुई जाट संसद अब सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं रहे, बल्कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती हुई दिखाई दे। यहां जो कुछ हुआ, नेताओं ने बयान दिया, मन से नाराजगी निकली, समाज के फैसले सामने आए और विवाद भी उठ गए। इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी रच दी जो सीधे सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ती हुई दिखाई दी। क्या कुछ हुआ, आपको विस्तार से बता। इस पूरे आयोजन के सबसे चर्चित चेहरे रहे संजीव बालियान, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उन्होंने मंच पर ज्यादा समय नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों ने जितनी हलचल मचाई, शायद लंबे लंबे भाषण भी उतना नहीं कर पाते। संजीव बालियान ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा, और यही उनकी बात और ज्यादा गंभीर है। बालियान ने अपने भाषण में साफ कहा कि इस पंचायत को फेल करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनके भाई यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी रात अपमान सहा, पूरी रात बदतमीजियां सही और फोन पर देखी। हम इसलिए झुके क्योंकि भगवंत मान को आना था, मुख्यमंत्री हैं वो, नहीं तो शासन प्रशासन में किसी की औकात नहीं जो हमको झुका दे। ये बात संजीव बालियान कह रहे हैं, आप उनके बयान भी सुनिए। हम तो इसलिए झुके कि हमारे भाई का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, और अगर भगवंत मान कार से आ रहे हैं तो रात को भी नहीं झुकते। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो जाट शब्द यहां से हटा दे। अब आप समझिए विरोध कहां हो रहा है। इस पंचायत को नाकामयाब करने की जो साजिशें चल रही थी, मैं आज तक इसलिए चुप था कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ हमारा भाई, जिसको नहीं चाहते थे बहुत से लोग कि वो उत्तर प्रदेश में आए, मैं पूरी रात अपमान सहा है, पूरी रात बदतमीजियां देखी हैं, प्रशासन के फोन पर सुनी है। हम इसलिए झुके कि भगवंत मान को आना था, नहीं किसी की औकात नहीं जो मैं झुका दे शासन प्रशासन की। हम तो इसलिए झुके कि हमारे भाई का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे भाई, हम तो कार में आ जाएंगे, और अगर भगवंत मान कार में आ रहे होते तो रात को भी ना झुकते, बिल्कुल भी। इसलिए झुके, नहीं तो जाट शब्द किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो यहां से हटा दे, वो नहीं हट सकता। यह बयान सीधे प्रशासन पर यानी स्थानीय प्रशासन पर हम, लेकिन असली बात तब सामने आई जब उन्होंने अपने अपमान का जिक्र। उन्होंने कहा कि हार का गम नहीं है, लेकिन अपमान का बेहद दुख है, और इसका बदला सूद सहित लिया जाएगा। यह एक ऐसा बयान है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिला। हमें ही देख के प्रशासन को याद आवे, और किसी को देख कर याद नहीं आता। कैसी कैसी पंचायतें हों, हमारी पंचायत से ही दिक्कत है, और भाई दिक्कत है तो राखियो, हमारा तो काम और दिक्कत पैदा करेंगे। भी तो शुरुआत करी दिक्कत पैदा करने की, क्या बात है इसमें। सवाल उठने लगा कि आखिर किसका अपमान और किसने किया, और किसने संजीव बालियान का अपमान। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं। ऐसे में नाराजगी उनकी किसके खिलाफ? स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, स्थानीय बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, या अपने चिर प्रतिद्वंदी रहे संगीत सोम के साथ। यहीं से कहानी बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की तरफ उड़ जाती है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को पार्टी के अंदर की गुटबाजी से जोड़कर देखा है। खासकर संगीत सोम का नाम इसमें सबसे ज्यादा सामने आया। माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में संगीत सोम की हार, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बालियान की हार ने दोनों के बीच दूरी और बढ़ा। कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान संजीव बालियान को संगठन का पूरा सहयोग नहीं मिला, और खासतौर पर सरधना क्षेत्र में उनको समर्थन नहीं मिला। यही वजह रही कि उनका ये कहना कि मेरा गला बहुत दिन से घुट रहा था वाला बयान आज और ज्यादा मायने रखता है। दरअसल ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं थी, बल्कि एक तरह का राजनीतिक संकेत था। वो लंबे समय से राजनीतिक दबाव में थे और अब खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में तुलना भी की। भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए, हनुमान बेनीवाल अभी भी सांसद हैं, लेकिन वो खुद चुनाव हारकर अपने गांव लौट गए। इस तुलना में एक दर्द भी था, एक तरह का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश।
मैं भगवंत मान और हनुमान बेनीवाल, भगवंत मान को तो बना दिया पंजाब उड़ना मुख्यमंत्री और मुझे भेज दिया मुजफ्फरनगर लोकसभा उड़ना कुटुबा कुटुबी गांव में वापस, और हनुमान अभी सांसद के रूप में बचा हुआ है भाई। जहां वो खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करा भी रहे हैं और महसूस कर भी रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में भगवंत मान की मौजूदगी ने इसे और ज्यादा सियासी रंग दिया। भगवंत मान ने मंच से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला। भगवंत मान तो यहां तक कह गए कि विश्व गुरु करने की बात कहते हैं वो, लेकिन असल में विश्व चेला बन गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि देश की नीतियां बाहर के दबाव में बन रही, आम जनता की समस्याएं जस की तस है। ऐसा बार बार भगवंत मान अपने भाषण में कह रहे हैं। आप उनका भाषण खुद सुन लीजिए। कहीं की बात कहीं भी जोड़ देते हैं यार। वो इसरो है ना, इसरो जो नासा है, नासा की तरह हमारा इसरो है, वहां से चंद्रयान छोड़ा और भाषण देने लगे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत मान 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, 8वीं क्लास का, ये इसरो में कब चला गया भाई? इसरो में तो साइंसदान होते हैं, विज्ञानी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। मैंने कहा नाता कैसे जोड़ेगा? भाई साहब ऐसा जोड़ा नाता, कहता मैं जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई में कमजोर था, इसीलिए हर मैडम और हर टीचर मुझे यही कहते थे, अब आप इसरो में बैठिए, अब इसरो में बैठिए, अब इसरो में आ जाइए। इसरो से मेरा पुराना नाता है। कर लो बात भाई साहब, क्या करें, चल रहा है बस, क्या करें, देश की किस्मत है, चल रहा है। वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे। मंच पर बीजेपी के नेता बैठे थे और निशाना किस पर साध रहे थे? बीजेपी के नेतृत्वकर्ता, बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी। भगवंत मान का बयान भी कुछ कम नहीं था और वो मंच से सिर्फ जाट समाज तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक नया संदेश देने का उनका भाषण माध्यम भी बना। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? हनुमान बेनीवाल ने जाट समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जाटों का डीएनए एक है और अगर वो एक हो जाएं तो वही ताकत फिर से दिख सकती है जिसने कभी चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। बोलते बोलते क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने? उन्होंने कहा कि पुलिस ने जाट शब्द तो हटवा दिया सूरजमल जी के नाम से, ये बात तो बालियान जी करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो आपके योगी जी को भी हम सत्ता से बाहर करते। ये बात खुद हनुमान बेनीवाल, उत्तर प्रदेश की धरती। कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? ठीक है, बालियान जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। इस पूरे आयोजन में एक और बड़ी बात है और वो क्या थी? जयंत चौधरी जाटों के बड़े नेता, उनकी गैर मौजूदगी। जाट राजनीति में उनका बड़ा नाम है, लेकिन इस मंच से उनका दूर रहना कई सवाल खड़े। क्या जाट राजनीति में नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश हो रही है? क्या अब समाज पारंपरिक नेताओं से आगे बढ़कर नए चेहरों को देख रहा है? ये सवाल खुलकर चर्चा के केंद्र में। कार्यक्रम के दौरान एक और विवाद जिसने माहौल को गरमा दिया, वो था महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के शिलालेख से जाट शब्द हटे होने का मामला। इस पर लोगों ने विरोध किया, धरना भी दिया और इसे अपनी बिरादरी यानी जाट बिरादरी का अपमान भी बताया। प्रशासन ने सफाई दी कि शिलापट खो गया है और जल्दी ही उसे ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इस घटना को स्थानीय लोगों ने, खासतौर पर जाट समाज ने बहुत नाराजगी के साथ लिया और उनका आक्रोश भी भड़क गया। जहां एक तरफ राजनीति और विवाद चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ समाज के लिए 11 बड़े फैसले लिए गए। इसमें युवाओं को शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट की ओर बढ़ाने की बात, नशा मुक्ति अभियान चलाने, जाट इतिहास को किताबों में शामिल करने यानी सिलेबस में शामिल करने, ओबीसी आरक्षण के लिए प्रयास करने जैसे बातों को उस फहरिस्त में रखा गया। लेकिन अंतर जाति विवाह पर रोक लगाने जैसे फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया, ओबीसी पंचायत में। अब अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो 2027 के चुनाव के नजरिए से तो इसकी अहमियत और साफ हो जाती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज एक बड़ा और निर्णायक वोट है और कई विधानसभा सीटों पर उसका असर है। इलाके की करीब 126 से 140 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर महत्व रखता है, उसकी अच्छी खासी संख्या है। खासतौर पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और
आसपास के इलाके, मथुरा आगरा के आसपास, यहां पर जाट समाज मजबूत वोटर के तौर पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ चला, जिसका फायदा 2014, 17, 2019 के चुनाव में खास तौर पर बीजेपी को हुआ और वोट बैंक नाराज होते होते भी कई बार इसके साथ दिखा, बीजेपी के साथ बना रहा, भले आरएलडी सपा के साथ चुनाव। 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर यह नाराजगी अपना असर दिया। अब इस जाट संसद के जरिए एक बार फिर इस वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश नजर आई। अगर जाट समुदाय एकजुट होकर के किसी एक दिशा में जाता है तो यह बीजेपी के लिए भी चुनौती बन सकता है और एक अवसर भी। दरअसल ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी इस अंदरूनी नाराजगी को कैसे टैकल करती है। कमोबेश वैसे ही जैसे आरएलडी को अपने साथ ले लिया था, यानी एनडीए में शामिल करा लिया था, बहुत सारी चीजें मैनेज हो गई। संजीव बालियान का झुकेंगे नहीं और सूद सहित बदला लेंगे वाला बयान ये साफ करता है कि वो अब अपनी राजनीति को नए तरीके से स्थापित करना चाहते हैं। यह एक सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक तरह का पॉलिटिकल स्टैंड है। कुल मिलाकर मेरठ की यह जाट संसद कई मायनों में अहम रही। इसने समाज की एकता की बात की, लेकिन साथ ही राजनीति के अंदर की खींचतान को भी उजागर करके सामने रखती है। इसने नेताओं को एक मंच पर तो लाकर खड़ा किया, लेकिन साथ ही नए सवाल भी सामने रखती है। और सबसे बड़ी बात, 2027 के चुनाव की एक झलक भी यहां पर दिखा दी। नेता भरे दूसरी पार्टियों के यहां है, लेकिन सियासी रण तो उत्तर प्रदेश है। अब यह देखना है कि जाट संसद सिर्फ एक आयोजन बनकर रह जाती है या फिर आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को सच में यह तब्दील कर देगी, उसके समीकरण बदल देगी। लेकिन इतना तो तय है कि जो चिंगारी मेरठ की सकौती टांडा से उठी है, उसकी गर्मी अब पूरे प्रदेश में महसूस की जाए। आपका इस पर कुछ कहना है? आपकी कोई प्रतिक्रिया है? जरूर हमें बताइए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। लगातार हमारा आप हौसला बढ़ा रहे हैं, लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।